अपना नेक्स्ट लर्निंग आउटकम दैट इज मेथड्स ऑफ सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन। देखिए मेथड्स जब हम स्टार्ट करते हैं फॉर सॉल्विंग द रिकरेंस रिलेशन, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले टाइप्स ऑफ मेथड को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे आप देखते हो कि आपके पास एक रिकरेंस रिलेशन है। क्या है? यू आर हैविंग ए रिकरेंस रिलेशन। उस रिकरेंस रिलेशन के साथ एक इनिशियल कंडीशन एसोसिएटेड होती है। क्या होती है? इनिशियल कंडीशन। ये इनिशियल कंडीशन गिवन होती है। जब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, द सॉल्यूशन of recurrence relation with the initial condition is known as general solution, or we call it a particular solution. We call it a particular solution. अब बात ये आती है कि अगर जो इनिशियल कंडीशन है, अगर इनिशियल कंडीशन नहीं है या बेस कंडीशन नहीं है, तो वो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। मतलब यहाँ पे मेन चीज ये अराइज होती है कि भाई ये जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, अगर इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन है तब क्या होगा। ये बात यहाँ पे एक आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अगर इनिशियल कंडीशन नहीं है तो क्या होगा। देखिए अगर रिकरेंस रिलेशन विद इनिशियल कंडीशन है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। देखिए अगर रिकरेंस रिलेशन विद इनिशियल कंडीशन गिवन है देन देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। हाँ, अब बात ये आती है कि इफ देयर इज ए रिकरेंस रिलेशन बट नो इनिशियल कंडीशन, तो इन दैट केस इट प्रोड्यूस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो एक नॉट, सो दिस इज द की पॉइंट। तो ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट मेनी जनरल सॉल्यूशंस और यू कैन कॉल देम पर्टिकुलर सॉल्यूशन टू एनी रिकरेंस रिलेशन विदाउट इनिशियल कंडीशन, क्योंकि वो जनरलाइज फॉर्म में आएगा और जनरलाइज में आप कितनी भी वैल्यूज रख सकते हैं अप टू इन्फिनिटी, इसलिए देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस टू एनी रिकरेंस रिलेशन विदाउट इनिशियल कंडीशन। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिकरेंस या मेथड्स ऑफ सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन। तो देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब स्क्रिप्ट इनिशियल मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी तब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि भाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स, और मैंने ये भी बताया था कि डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में भी उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो पहला अगर आप देखेंगे द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन और आइट्रेशन मेथड। तो किसी चीज को बार बार अप्लाई करना और फिर के एक रिजल्ट पे पहुंचना, उसको क्या बोलते हैं हम? आइट्रेटिव मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन, और यू कैन कॉल इट एज ए कैरेक्टरिस्टिक मेथड और कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर आप उसके बाद देखेंगे जनरेटिंग फंक्शन। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक मेथड है और जनरेटिंग फंक्शन मेथड है, ये हम सेकंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेकंड और थर्ड और फोर्थ में जाएंगे। सेकंड में आप कैरेक्टरिस्टिक मेथड फाइंड आउट करेंगे या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, उससे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मिलेंगे और उन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की हेल्प से आप क्या बनाएंगे? इसका जनरलाइज सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे। उसके अलग अलग मेथड्स हैं। फिर जो ये रिकर्सिव रिलेशन है इनको जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस लर्निंग मॉड्यूल में हम सब्स्टिट्यूशन और आइटरेटिव मेथड को ही डिस्कस करेंगे, बाकी 2 अपकमिंग टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और आइटरेटिव मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन और आइटरेटिव मेथड कैसे वर्क करता है। तो देखिए ऊपर मैंने 3 मेथड बताए थे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट मेथड। देखिए ये लिख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स मेथड। जैसे रूट फाइंड आउट करते हैं ना किसी इक्वेशन के, तो इसलिए इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रूट मेथड। सब्स्टिट्यूशन आइटरेशन मेथड की अगर हम बात करें तो कैसे ये वर्क करता है। देखिए आपके पास एक रिकरेंस रिलेशन है, उस रिकरेंस रिलेशन से आप एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, या उस रिकरेंस रिलेशन में आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करके फाइनली आप उसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। मतलब रिकरेंस रिलेशन को भी रिड्यूस करके बना सकते हो और वैल्यूज पुट करके भी बना सकते हो। तो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी 2 अप्रोचेज हैं। द फर्स्ट वन इज टॉप डाउन, या टॉप डाउन अप्रोच, और दूसरी क्या है? बॉटम अप अप्रोच।
तो देखिए दो अप्रोचेज हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो बॉटम अप अप्रोच इज आल्सो नोन एज बैक ट्रैकिंग। क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल इट एज ए बैक ट्रैकिंग। दिस इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या है? वी स्टार्ट्स फ्रॉम एनथ टर्म एंड टर्मिनेट्स एट द फर्स्ट एंड रीचेस टू द फर्स्ट टर्म। क्या फाइंड आउट करते हैं? एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। इस केस में टॉप डाउन अप्रोच में वी स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट टर्म एंड रीचेस टू द एनथ टर्म। किस पे पहुंचेंगे? एनथ टर्म पे पहुंचेंगे। ये हमारी टॉप डाउन अप्रोच है एंड दिस इज अवर बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच इज आल्सो नोन एज बैक ट्रैकिंग। ये इन दोनों का डिफरेंस है। अब ये तो जनरलाइज हो गया, इसको एग्जाम्पल से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। जब हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं रिकरेंस रिलेशन को, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में आप करेंगे, या आप इस सब्स्टिट्यूशन मेथड की जगह आप मास्टर मेथड यूज कर सकते हो जो उसके अंदर होता है, वो तब आप वहां पे डिस्कस करोगे। लेकिन हाँ, इसका यूटिलाइजेशन काफी होगा। इवन कई यूनिवर्सिटीज में डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम भी पढ़ाया जाता है, तो एल्गोरिथम डाटा स्ट्रक्चर के साथ भी आ जाता है, तो तब भी कॉम्प्लेक्सिटी वाला सिम्प्टोटिक नोटेशंस और ये सारी चीजें हैं, उसमें भी आपका कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होता है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए गिवन है, फाइंड द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला करस्पॉन्डिंग टू द रिकरेंस रिलेशन। यहाँ पे तो ये रिकरेंस रिलेशन है और इसकी ये इनिशियल कंडीशन है और हमें इसका फाइंड आउट करना है एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं पहले दोनों अप्रोच से यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अप्रोच फर्स्ट, वी आर अप्लाइंग अप्रोच फर्स्ट, और फर्स्ट अप्रोच किया बैक ट्रैकिंग। आइए इसको बैक ट्रैकिंग से हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू क्या गिवन है? ए एन इज गिवन ए एन माइनस वन प्लस थ्री। अब इस ए एन माइनस वन को देखिए, ये ए एन गिवन है तो इसी समय ए एन माइनस टू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं इस रिलेशन में एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर दूं तो ए एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए एन माइनस टू प्लस थ्री। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ कि भाई मेरे पास ए एन माइनस वन की वैल्यू क्या है? ए एन माइनस टू प्लस थ्री। तो आई कैन राइट इट एज ए ऑफ एन माइनस टू प्लस थ्री एंड प्लस थ्री, क्योंकि मैंने ए एन माइनस वन को रिप्लेस किया ए एन माइनस टू प्लस थ्री से। यहाँ तक क्लियर है? सिमिलरली मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ द वैल्यू ऑफ ए एन माइनस टू। तो इसमें सेम, अगर मैं ए एन माइनस टू की वैल्यू की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ए ऑफ एन माइनस थ्री प्लस थ्री, ए एन माइनस थ्री प्लस थ्री। तो इसका रिजल्ट क्या जाएगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा ए ऑफ एन माइनस थ्री प्लस थ्री एंड प्लस थ्री। वैल्यू इसी फॉर्म में आएगी। तो देखिए ये वैल्यू होगी, सो आई कैन राइट इट एज ए ऑफ एन माइनस थ्री। देखिए ऊपर वाले रिलेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट इट एज ए ऑफ एन माइनस टू प्लस टू इंटू थ्री, और यहाँ पे इसको क्या मैं लिख सकता हूं? ए ऑफ एन माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू थ्री। ये वैल्यूज आती चली जाएंगी। तो देखिए हम इसके रिवर्स डायरेक्शन में जनरलाइज फॉर्म बनाने जा रहे हैं, और रिवर्स डायरेक्शन में जो इसकी जनरलाइज फॉर्म आप देख रहे हैं तो n की वैल्यू ये रिड्यूस होती जा रही है। भाई पहले n माइनस वन थी, n माइनस टू, मतलब कम होती जा रही है ना, n माइनस थ्री। ऐसे जब हम इसके एंड में जाएंगे, जब मैं n माइनस वन टाइम अप्लाई करूंगा तो लास्ट में जाके इसकी वैल्यू n माइनस वन हो जाएगी, प्लस यहाँ पे क्या होगा? n माइनस वन इंटू थ्री। क्या होगा? n माइनस वन इंटू थ्री। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए ऑफ n माइनस n माइनस वन, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n माइनस वन इंटू थ्री। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्या मिलेगी? ए वन प्लस थ्री ऑफ n माइनस वन। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ए वन की वैल्यू क्या गिवन है? द इनिशियल कंडीशन इज गिवन ए वन इज इक्वल टू टू। तो योर एक्सप्लिसिट फॉर्मूला इज टू प्लस थ्री इंटू एन माइनस वन। तो ये आपका आ गया एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। दिस इज द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। और आप ये जानते ही हैं एक्सप्लिसिट फॉर्मूले में जो वैल्यूज हैं वो पोजीशन के बेसिस पे इवैल्यूएट होती हैं। जब n की वैल्यू मैं वन रखूंगा, n की वैल्यू वन रखूंगा तो a1 वैल्यू मिल जाएगी। आप रख के देख लो, यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 मिलेगी।
n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी, n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो तीसरी वैल्यू मिलेगी। इस तरह से आप बैक ट्रैकिंग मेथड से किसी भी रिकरेंस रिलेशन को एक्सप्लिसिट फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसका रिवर्स जो सेकंड अप्रोच है, अगर हमें ये क्लियर हो जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं सब्स्टिट्यूशन से मेथड से रिलेटेड, तो आप ऐसे ही उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच जो आइट्रेशन वाली है, लेकिन इस सेकंड अप्रोच में हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म से एंड वी विल रीच आउट टू द nth टर्म। सो स्टार्ट फ्रॉम, तो बेसिकली ये हमारी क्या टॉप डाउन अप्रोच है। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टर्म एंड एंड विद nth टर्म, एंड विद nth टर्म। तो ये क्या कहलाएगी हमारी टॉप डाउन अप्रोच। बेसिकली वी आर डीलिंग विद टॉप डाउन। तो देखिए जो रिकरेंस रिलेशन है वो गिवन है। सो द गिवन रिकरेंस रिलेशन इज, गिवन रिकरेंस रिलेशन इज क्या है, an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 3, an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 3 विद a1 इज इक्वल टू 2। a1 की वैल्यू क्या है, 2 है। ये गिवन रिकरेंस रिलेशन है। तो इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं, इसको अगर हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे करेंगे। से मैंने चूज किया n इज इक्वल टू, देखिए n की इनिशियल वैल्यू क्या है, 2 है, सॉरी a1 की जो वैल्यू है वो 2 है। तो a1 अगर हम मुझे फाइंड आउट करना है, तो a1 को फाइंड आउट करने के लिए मुझे n कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 से। भाई अगर मैं a1 तो गिवन ही है, तो a2 चाहिए ना मुझे, तो मैं कहां से शुरू करूंगा, n इज इक्वल टू 2 लूंगा। तो जब n इज इक्वल टू 2 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a2 इज इक्वल टू a ऑफ 2 माइनस 1 प्लस 3। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, a ऑफ 1 प्लस 3। a ऑफ 1 प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम देखिए, जब n इज इक्वल टू आप लेंगे 3, तो मुझे क्या मिलेगा, a3। a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 प्लस 3, और a2 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी अभी अभी, 5। तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए 2 में 3 ऐड हुआ तो 5 मिला, 5 में 3 मिला तो 8 ऐड हुआ। इन द सेम वे जब आप n इज इक्वल टू 4 कंसिडर करते हो तो क्या मिलेगा, a4 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, a3 प्लस 3, और a3 की वैल्यू कितनी है, 8। 8 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 11। तो इस तरह से आपका एक सीक्वेंस आता चला जाएगा। तो बेसिकली एक तरह से हमने जनरलाइज फॉर्म से सीक्वेंस जनरेट किया, और उस सीक्वेंस के बेसिस पे हमें एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्या ड्राइव करना है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। तो जो मुझे सीक्वेंस यहाँ पे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है एंड सो ऑन। तो इसके बाद वाली जो टर्म होगी डेफिनेटली प्लस 3 ऐड करके 14 मिल जाएगा। a1 की वैल्यू 2 है। तो अब इसको अगर मुझे एज ए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है, तो जैसे हमने ऊपर भी एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो उसी के बेसिस पे आप समझ लो कि +2 तो उसके अंदर होना ही होना है। क्या होना है, +2 होना है। तो आप देख रहे हो कि ये +3 है, ये भी +3 है, ये भी +3 है। तो आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज an इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं आप, an इज इक्वल टू +3 तो होना ही होना है, तो 3 के मल्टीपल में ही तो वैल्यू मिल रही है ना आपको। यू आर गेटिंग द वैल्यूज इन द मल्टीपल ऑफ 3। इसके मल्टीपल में मिल रही है आपको, 3 के मल्टीपल में। और एडिशन किसका हो रहा है, हमेशा देखिए इस चीज को आपको समझना है कि एडिशन किस वैल्यू का हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो वैल्यू का एडिशन हो रहा है वो 3 का एडिशन हो रहा है। तो इनिशियल वैल्यू में जो भी एडिशन हो रहा है उसी को तो इनकॉर्पोरेट करेंगे ना आप। तो मैं कहता हूं जी मेरा इनिशियल वैल्यू 2 है, 2 में जो एडिशन हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 3 के मल्टीपल का। तो इस 3 के मल्टीपल का क्या हो गया, आई कैन राइट इट एज 3 इंटू n माइनस 1। भाई n इज इक्वल टू जब मेरा 1 होगा तो मुझे पहली टर्म क्या मिलेगी, 2। मतलब ये जनरलाइज फॉर्म है एंड सो ऑन। ये जो मुझे रिलेशन मिल रहा है, ये जो गिवन रिलेशन है, इसको भी आप साथ साथ रिप्रेजेंट करते चल सकते हो। जैसे a1 इज इक्वल टू 2 था, तो यू कैन राइट इट एज 2 प्लस 0। यहां पे आपको मिला 2, तो 2 प्लस 3 तो ये है ही। फिर आप अगर यहाँ पे देखेंगे, दिस इज 2 प्लस 3, यहां पे आपने देखा ये क्या मिला, 2 प्लस कितना मिला आपको, 3 इंटू 2, ये मिला 3 इंटू 1। तो इसको यू कैन राइट इट एज 2 प्लस 3 इंटू 0। भाई जनरलाइज फॉर्म में अगर आपको जाना है तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ पे, यहाँ मिला आपको 2 प्लस
3 इंटू 3 तभी तो 11 हुआ। देखिए 2 में सारे एडिशन होते जा रहे हैं, तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस जनरलाइज फॉर्म आई कैन राइट इट एज ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू। अब देखिए जब मेरे पास n की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे n की वैल्यू 4 थी तो यहाँ पे 3 है। जब n की वैल्यू यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे 2 है। इस टर्म को समझिए, जब यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था 1। जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे n की वैल्यू बेसिकली 1 थी, तो आपको क्या मिल रहा था यहाँ पे 0। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीक्वेंस जो हमें मिल रहा है, हम क्या लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू एन माइनस 1, क्योंकि अगर यहाँ n है तो यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1। तो दिस इज द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। तो देखिए दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट फॉर्मूला वाया टॉप डाउन अप्रोच। रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट फॉर्मूला यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए इस तरह से बच्चों अगर एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आई एम वेरी मच श्योर कि आप इस टाइप की प्रॉब्लम को सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसकी और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में। तो देखिए इस तरह से हमने अपना सेकंड लर्निंग आउटकम भी यहाँ पे अचीव कर लिया। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।